हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम रीट के बारे में पढ़ेंगे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, जिसके अंदर हम इन डिटेल सैबी की जितनी रेगुलेशंस है रीट से रिलेटेड, सैबी रीट रेगुलेशन 2014 उसको भी कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि रीट होता कैसा है, एंड देन फिर हम जो रेगुलेशंस के अंदर हमें दिया गया है उसको हम समझ लेंगे। तो हम देखते हैं कि रीट किस तरीके से काम करती है, रीट में होता क्या है। इसका नाम क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब ये कैसे होता है और क्या होता है इसके अंदर, अब एक नाम से हमें पता चल रहा है कि अपने आप में क्या है, ट्रस्ट है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक स्पॉन्सर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होता है, स्पॉन्सर जैसे जब आप कंपनी बनाते हो, कंपनी बनाते वक्त आपके पास कौन होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं। उन्हीं को हम यहाँ पे स्पॉन्सर बोल रहे हैं, जो कि एक तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। उनको हम क्या बोल देते हैं, स्पॉन्सर बोल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाते हैं। और इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, जिसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कौन कौन ट्रस्टी बन सकता होता है, कौन कौन स्पॉन्सर बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे। अब ये ट्रस्टी किसकी तरह होता है, जैसे कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ट्रस्टी होता है। तो आपके पास क्या हुआ, एक स्पॉन्सर हुआ जिसने इस ट्रस्ट को स्टार्ट किया, और आपने ट्रस्टी अपॉइंट किया जो कि इसको एक तरीके से मैनेज करेगा, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बेनिफिशियरीज के लिए, ये ट्रस्टी यहाँ पे काम करेगा जैसे नॉर्मल ट्रस्ट में होता है। अब ये जो रीट है, जो रीट बना दी, अब ये रीट क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करेगी कहाँ पे, इन्वेस्ट करेगी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी, और ये जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होंगे कंप्लीटेड होने चाहिए, रिवेन्यू जनरेटिंग होने चाहिए, कंप्लीटेड होने चाहिए। ऐसे एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कर दिया या वैकेंड लैंड के अंदर कर दिया, ऐसा नहीं कर सकती है। इसको कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना होता है। अब जब ये इन्वेस्ट करेगी तो इस रीट को क्या होगा, इससे पेन कहाँ गया, हाँ, इस रीट को क्या होगा, इससे इनकम मिलेगी। जैसे कि अब कोई प्रॉपर्टी ली, उसको उसके ऊपर रेंट आएगा या इस तरीके की कोई भी इनकम आएगी, तो वो क्या होगा, उससे उसको इनकम मिलेगी ये रीट को। अब रीट क्या करता है, जब इस रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है तो उसके लिए वो क्या करता है, यूनिट्स इशू करता है। जैसे शेयर्स इशू होते हैं ना कंपनी में, यहाँ पे यूनिट्स इशू होती हैं रीट की। किसको इशू करता है, इन्वेस्टर को, यानी कि पब्लिक को इशू करता है कि हम इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, क्या आप उसका बेनिफिट उठाना चाहोगे। क्योंकि फिर ये जो इनकम होती है, ये इनकम क्या करनी पड़ती है, इस पब्लिक में बांटनी पड़ती है। ये यूनिट्स पब्लिक खरीदती है, यानी कि पब्लिक क्या कर रही है, इसको पैसा दे रही है, इसी पैसे से तो रीट आगे रियल एस्टेट खरीदेगी। तो अब बदले में पब्लिक को क्या मिलता है, ये इनकम मिल जाती है जिसके लिए उसने इन्वेस्ट किया था। यानी कि ये जो इनकम आई अल्टीमेटली किसके पास आ जाएगी, पब्लिक के पास आ जाएगी। तो इस तरीके से रीट जो है काम करती है। अब यहाँ पे जो रियल एस्टेट्स होते हैं, जो भी ये जैसे जिनके अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं, इसके लिए एक मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं, जो मैनेजर इन सबको मैनेज करता है। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें देखता है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इनकम आएगी, ये सारी चीज़ें मैनेजर करता है। तो इस तरीके से आपकी रीट जो है वो काम करती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर दे रखी हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे रीट का जो कंसेप्ट है ना, रीट का कंसेप्ट कहने के लिए ये कब आया था इंडिया के अंदर, ये आया था इंडिया के अंदर 2014 के अंदर। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने क्या कहा था कि 2008 के अंदर भी हमने इसको लाने की कोशिश की थी, जबकि अमेरिका के अंदर ये 1980 के अंदर ही आ गया था। यूएसए के अंदर 1960s में ही आ गया था, 80s भी नहीं 60s में ही आ गया था। फिर इसको देखते हुए हमने 2008 के अंदर इंडिया में लाने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया के जो टैक्सेशन लॉज थे वो अलाउ नहीं कर रहे थे इस तरीके की चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए। तो 2008 के अंदर हम इसको नहीं लेके आ पाए। फिर हमने अपने टैक्सेशन लॉज के अंदर अमेंडमेंट किया, टैक्सेशन लॉज के अंदर अमेंडमेंट किया, और फाइनली 2014 के अंदर रीट जो है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। इस तरीके का कंसेप्ट इंडिया के अंदर आया 2014 में। वही चीज़ आपको यहाँ बता रखी है। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे 31 मार्च 2021 तक, तो अभी 4 रीट इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। कौन कौन से, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, ब्रुकफील्ड रीट और IIFL रीट। तो इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी यूनिट जनरली देखा जाए तो एक 10,000 से 15,000 के बीच में आती है। तो ये अभी एग्जिस्ट करते हैं, और इंडिया जो है 31st कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसने रीट के कंसेप्ट को लेके आई है, जो रीट को अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया है।
तो ये एक इसने कंपैरिजन दे दिया कि 2019-20 में 3 ही रीट थे इंडिया में, 2020-21 में 4 हो गए, ठीक है। ऑफ विच नंबर ऑफ एंटिटी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे 1 लिस्टेड था इस वक्त पे, यहाँ पे 3 लिस्टेड हो गए। और फंड रेज कितना हुआ था, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ 14,300 करोड़ रुपए रेज हुए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और इनकी वैल्यू कितनी है एसेट्स की, ये बता रखी है 58,430 करोड़, 28,910 करोड़, तो ये इनकी एसेट्स की वैल्यू है। अब हमें एक डिफरेंस समझना होता है कि रीट और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का कंसेप्ट होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल फंड कहीं भी इन्वेस्ट करता है, वो ऐसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करता। तो रीट है क्या, एक ट्रस्ट होती है, कॉर्पोरेशन ट्रस्ट या एसोसिएशन होती है जो कि डायरेक्टली रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करती है, कि भाई सीधा जाके प्रॉपर्टी खरीदेगी, रिवेन्यू जनरेटिंग, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट को पूल करते हो, जैसे लोगों से पैसा उठाते हो, जिसको आप अलग अलग व्हीकल्स के अंदर डालते हो, जैसे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, कहीं पे भी डालते हो, और उससे फिर जो रिटर्न आती है वो, उससे जो आपकी यूनिट होती है उसकी वैल्यू एप्रिसिएशन होती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होती है, फंड जो है आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है अगर कोई विश करता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट ओनली इन रियल एस्टेट रिलेटेड स्टॉक थ्रू रीट, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ इसी रियल एस्टेट से ही रिलेटेड चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते होते हैं। तो रीट का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको समझा दिया था। स्पॉन्सर कौन होता है, स्पॉन्सर जैसे कंपनी के अंदर प्रमोटर होता है, ऐसे यहाँ पे स्पॉन्सर होता है जो कि रीट को सेटअप करता है और ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। जैसे वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोमोटर्स लेके आते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ट्रस्टी को लेके आता है ये, और ये मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज इसको होल्ड करनी होती है, ये उतनी होल्ड करता है एक पीरियड तक। देन ये जो ट्रस्टीज होते हैं ये रीट की एसेट्स को होल्ड करते हैं बेनिफिशरीज की, यानी कि यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, क्योंकि जो यूनिट होल्डर्स है वही तो बेनिफिशरीज हैं। और मैनेजर की एक्टिविटीज़ को ओवरसी करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं, और जो डिविडेंड होता है वो टाइमली पे करवाता है, जो कि हाफ ईयरली में पे करना होता है, 90% जितना भी होता है वो पे करना पड़ता है। मैनेजर का काम क्या होता है, ये रीट की पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है, और इंश्योर करता है रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर को। अब अगर हम कुछ बातें देखें जो कि हमें सेबी रीट रेगुलेशन के अंदर देखने को मिलती है, गवर्निंग कोड कौन सा है, सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रस्ट सेटअप अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। देन पार्टीज टू रीट कौन कौन सी है, जो हम देख चुके हैं, स्पॉन्सर ग्रुप, इंड्यूस स्पॉन्सर, मैनेजर एंड ट्रस्ट, यही हमने अभी ऊपर देखे थे। देन कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉन्सर हो सकते हैं एक रीट को बनाने के लिए, तो मैक्सिमम नंबर इसने कुछ बताया नहीं, लेकिन इसने बोल दिया कि एक जो स्पॉन्सर है ना वो मिनिमम 5% यूनिट्स होल्ड करेगा रीट की। जो अभी इसने ऊपर बोलता है कि ना कि नंबर मिनिमम नंबर होल्ड करनी है, तो मिनिमम 5% इसको होल्ड करनी पड़ेगी पोस्ट इनिशियल ऑफर बेसिस की। पोस्ट इनिशियल मतलब ऑफर होने के बाद, तो 5% एटलीस्ट इसको यूनिट्स होल्ड करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम जो सारे स्पॉन्सर है मिलकर 25% होल्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। अगर सब 5% भी कर रहे हैं तब भी 5 हो सकते हैं। अब किसी ने 6 कर लिया तो फिर वो एक रह जाएगा, तो फिर एक को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 25% करना है, मिनिमम 25% करना पड़ता है। और ये कम से कम 3 साल के लिए करना पड़ता है डेट ऑफ इशूइंग, उसके बाद वेरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये इनिशियल 3 ईयर्स के लिए है, इनिशियल 3 ईयर्स के लिए। ट्रस्टी की क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन के अंदर, और एसोसिएट नहीं होना चाहिए स्पॉन्सर या मैनेजर का। देन लिस्टिंग रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आपको यूनिट्स को लिस्ट कराना ही पड़ेगा, 12 वर्किंग डेज के अंदर कराना होता है ये आपको। जब भी आपका ऑफर आ जाता है उसके 12 वर्किंग डेज के अंदर आपको लिस्ट करवाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे। इन्वेस्टमेंट कंडीशन क्या है कि आपको एटलीस्ट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ रीट क्या है वो इन्वेस्ट होनी चाहिए किसके अंदर, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉपर्टीज के अंदर। जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ऐसी खाली जगह पे, वैकेंट लैंड पे, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट नहीं करोगे। कम से कम 80% पैसा कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स के अंदर ही इन्वेस्ट करोगे। बाकी 20% आप कहाँ कर सकते हो, जैसे डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो भी डेवलप हो रही हैं, या लिस्टेड या अनलिस्टेड डेट है कंपनीज के, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ हैं, इक्विटी शेयर है कंपनी की जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर आप कर सकते हो। तो 80% मतलब मेजर पैसा आपको इसी प्रॉपर्टी के अंदर रखना है, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग के अंदर। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स किस तरीके की होगी, तो हर एक साल आपको वैल्यूएशन करानी है, जो कि विद इन 15 डेज जो है आपको डिक्लेयर करानी होती है। जबकि जब हम म्यूचुअल फंड में देखते हैं तो वहाँ पे हर एक दिन पे होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी ईयरली बेसिस पे होगी, जिसको आपको हाफ ईयरली पे अपडेट करना होगा, और आपको विद इन 15 डेज जो होता है वो
बताना होता है, डिक्लेयर करना होता है। तो डिक्लेरेशन की बात होगी कि आपको कितने दिन में डिक्लेयर करना है। ईयरली आपका ये वैल्यूएशन होगी, हाफ ईयरली अपडेशन होगी, और डिक्लेरेशन इसकी विद इन 15 डेज होगी जब भी आपकी वैल्यूएशन या अपडेशन हुई। यानी कि जब फुल ईयर पे आप वैल्यूएशन कराओगे उसके भी 15 डेज में आपने करना है, जब हाफ ईयरली जब आप अपडेशन कराओगे उसके भी 15 डेज के अंदर आपको एनएवी जो है वो डिक्लेयर करनी है। इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एटलीस्ट जो भी उसने इनकम कमाई है वो एटलीस्ट 90% जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है टैक्स वगैरह पे करने के बाद। ऑफ द रीट या होल्ड को शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द यूनिट होल्डर्स एटलीस्ट हाफ ईयरली बेसिस एंड शेल बी मेड नॉट लेटर देन 15 डेज। तो आपको हाफ ईयरली करना है, उसके मैक्सिमम 15 डेज के अंदर अंदर ये पैसा बांट देना है। अब रीट और होल्ड को क्या होता है, होल्ड को क्या होता है, जैसे कोई कंपनी होती है ना जो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करती है, रीट भी डायरेक्टली कर सकती होती है जैसे रीट होती है, तो ये होल्ड को से भी इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे क्या करती है रीट, रीट क्या करती है, अब ट्रस्ट को अगर इन्वेस्ट करना तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करती है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाती है। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकती है किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, या क्या करती है एक और कंपनी बना देती है अपने नीचे, ताकि प्रोसेस जो है ईजी हो जाए, जिसको हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, होल्ड को कंपनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होल्ड को कंपनी फिर आगे या तो अपने नीचे एसपीवी बना लेती है या डायरेक्टली फिर इन्वेस्ट करती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इस तरीके से रीट इन्वेस्ट कर रही होती है। तो यही वही बात बोल रहा है कि जो भी इनकम होगी उसकी 90% जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है वो आपको बांटनी है टैक्स पे करने के बाद। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो या तो डायरेक्टली कर सकते हो या थ्रू एसपीवीज कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था कि रीट डायरेक्टली भी कर सकती है, एसपीवीज के थ्रू भी कर सकती है। एटलीस्ट 80% ऑफ देयर असेट्स डायरेक्टली इन सच प्रॉपर्टी एंड शैल नॉट इन्वेस्ट इन अदर एसपीवीज। तो आपको दूसरी एसपीवीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। द रीट शैल होल्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द स्पेशल पर्पस व्हीकल। की रीट जो रीट है वो क्या करेगी, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अपने पास होल्ड करके रखेगी, और एटलीस्ट 50% इक्विटी शेयर कैपिटल जो है एसपीवी के वो अपने पास रखेगी, जो भी एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। मिनिमम ऑफर साइज जब भी आएगा वो 250 करोड़ का आएगा, इससे कम का आप नहीं लेके आ सकते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए बता रहा है कि अंडर बोथ इनिशियल ऑफर एंड फॉलो ऑन ऑफर राइट इशू QIP मिनिमम सब्सक्रिप्शन साइज ऑफ यूनिट ऑफ रीट शैल बी रेंज ऑफ 10,000 to 15,000। तो आप कुछ भी लेके आओ रीट के अंदर, चाहे आप इनिशियल ऑफर लेके आ रहे हो, फॉलो ऑन ऑफर लेके आ रहे हो, राइट इशू कुछ भी लेके आ रहे हो, आपकी 10,000 से 15,000 की वैल्यू होनी चाहिए एक यूनिट की, जब भी आप लेके आओगे इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। और इसका ट्रेडिंग लॉट 1 यूनिट का होगा, कि आप किसी को 1 यूनिट तो दोगे ही दोगे, आधी यूनिट बिक रही है, ढाई मतलब 1.5 यूनिट बिक रही है, ऐसा नहीं होगा, एटलीस्ट 1 2 3 4 ऐसे बिकेंगी। बोरिंग एंड डेफर्ड पेमेंट्स, द एग्रीगेट कंसोलिडेटेड बोरिंग एंड डेफर्ड पेमेंट ऑफ रीट शैल नेवर एक्सीड 49% ऑफ द वैल्यू ऑफ रीट एसेट्स। तो आपको इससे ज़्यादा जो भी आपकी रीट एसेट्स हैं उसकी 49% से ज़्यादा अपनी बोरोइंग नहीं करनी है। और इसकी एसेट्स जो है वो एटलीस्ट 500 करोड़ की होनी चाहिए, कम से कम 500 करोड़ की होनी चाहिए, इससे कम की इसकी एसेट्स नहीं होनी चाहिए। और नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए, अगर वो पब्लिक के अंदर लेके आ रहे हैं तो कम से कम 200 होने चाहिए। स्पॉन्सर्स को, रिलेटेड पार्टीज को, एसोसिएट को छोड़ के इसके अलावा पब्लिक के अंदर एटलीस्ट 200 लोगों ने लिया हो। अगर 200 लोग नहीं लेते तो फिर वापस करना पड़ जाता है, रिफंड करना पड़ जाता है पैसा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको मेन पॉइंट अभी क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम आगे आएँ तो ये वाली चीज़ें तो हमारी हो ही गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि नो पर्सन शैल एक्ट एज रीट अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड विद सैबी। तो कोई भी रीट के तौर पर एक्ट नहीं कर सकता जब तक कि ये ट्रस्ट सैबी के पास रजिस्टर नहीं हो जाती रीट रेगुलेशंस के अंदर। तो ये कंडीशंस है, जैसे कि एप्लीकेंट कौन होगा ये तो हमने देखा ही था। जो रीट मतलब सैबी के पास एप्लीकेशन लगाएगा कि मैं रीट लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन लगाएगा, स्पॉन्सर, क्योंकि कौन लगाता है कंपनी के अंदर भी प्रमोटर लगाता है, तो यहाँ पे स्पॉन्सर लगाएगा, या फिर ट्रस्ट के बिहाफ पे और ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट डीड शैल बी, मतलब कि स्पॉन्सर लगाएगा। और ट्रस्ट डीड जो आपकी होगी जिसके अंदर आपने रीट बनाई है वो आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से, जिसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव जिसका क्या होगा, एक्टिविटी जो रीड करती है वही उसका मेन ऑब्जेक्टिव आप रखेंगे। तो पहली चीज़ ये होती है, एप्लीकेंट कौन होगा, स्पॉन्सर होगा। अब स्पॉन्सर कौन बन सकता है वो बता रखा है, तो ये तो बात हम देख चुके हैं 5% वाली, पहले भी वही चीज़ इसने पहले बता रखी है। और हर एक स्पॉन्सर जो है क्लियरली आइडेंटिफाई होगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर बताएगा। फॉर ईच स्पॉन्सर ग्रुप नॉट लेस देन 1% शैल बी आइडेंटिफाई एज स्पॉन्सर, ये भी हमारी बात हो गई। और आउट ऑफ द एंटिटीज कैटेगराइज एज स्पॉन्सर ग्रुप ओनली द फॉलोइंग एंटिटीज में बी कंसीडर्स a person or entity who directly or indirectly holding an interest or shareholding in any of the assets or SPVs holdcos proposed to be transferred to REIT। ये वही जो हमने ऊपर बातें पढ़ी हैं
स्पॉन्सर से रिलेटेड वही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। जैसे स्पॉन्सर जो होगा कलेक्टिव बेसिस पे उसकी नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ रुपीज़ से कम की नहीं होगी, एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीज़ होगी उसकी नेटवर्थ। और हावर ई स्पॉन्सर हैज़ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 25 करोड़ रुपीज़, मतलब इन टोटल जैसे 5 थे तो उन कलेक्टिव बेसिस पे उनकी 100 करोड़ होगी और इंडिविजुअल बेसिस पे उनकी नेटवर्थ एटलीस्ट 25 करोड़ होगी, इससे कम की नहीं होगी। और स्पॉन्सर या उसके जो एसोसिएट है उनके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ से रिलेटेड? ये रियल एस्टेट की डेवलपमेंट, फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। ये आपके स्पॉन्सर हो गए। मैनेजर के लिए बता रहा है, मैनेजर जो है वो आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, कंपनी हो सकती है, और अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है तो उस सिचुएशन के अंदर उसकी नेटवर्थ कितनी होगी? 10 करोड़ से कम की नहीं होगी। और अगर एलएलपी है तो नेट टेंजिबल एसेट 10 करोड़ से कम की नहीं होगी। तो ध्यान रखना कि बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है या फिर एलएलपी आपकी मैनेजर बनी हुई है, कौन है मैनेजर। देन मैनेजर के लिए बता रहा है कि उसके पास एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही ऊपर वाली चीज़ों में, फंड मैनेजमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंदर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। और साथ ही साथ कम से कम 2 की पर्सनल ऐसे होने चाहिए जिनको भी 5 साल का एक्सपीरियंस हो सेम चीज़ के अंदर। तो ये होना ज़रूरी है अगर आपको मैनेजर बनना है तो। यानी कि अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, तो आपका जो 2 कम से कम की पर्सनल्स है उसके अंदर उनको भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी जो बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है इसको इन टोटल भी एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फंड मैनेजमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अंदर, रियल एस्टेट के। The manager shall not less than half of its director in case of company or of members of governing body in case of LLP as independent and not directors of the members of the governing body of the manager of another REIT। ये इसने कंडीशन रख दी कि जो मैनेजर हैं कम से कम आधे से ज़्यादा मैनेजर ऐसे होने चाहिए जो कि डायरेक्टर ना हो, मतलब जो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के या जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए अपने आप में, और वो किसी और रीट के अंदर इस तरीके से डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी के मेंबर नहीं होने चाहिए। मैनेजर जो है मस्ट हैव एंटर इनटू एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी विच प्रोवाइड्स फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द रीट रेगुलेशंस। तो उसके साथ ये इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर हुआ होना चाहिए। तो ये किसकी कंडीशंस हो गई? मैनेजर की एलिजिबिलिटी होगी कि कैसे आप मैनेजर बन सकते हैं। ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी के लिए आपके लिए वही बेसिक कंडीशन है कि आपको सेबी डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन के अंदर रजिस्टर होना चाहिए और आप उस स्पॉन्सर के एसोसिएट नहीं होने चाहिए या मैनेजर के एसोसिएट नहीं होने चाहिए। फिर अगली बात बता रहा था, यूनिट होल्डर जो होंगे रीट के शैल नॉट एंजॉयज अ सुपीरियर वोटिंग और एनी अदर राइट ओवर अनदर यूनिट होल्डर। ऐसा नहीं कि एक को आप सुपीरियर वोटिंग राइट दे रहे हो, एक को राइट वो नहीं दे रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। देन द एप्लीकेशन हैज क्लियरली डिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल पर्टेनिंग टू द प्रपोज एक्टिविटीज ऑफ द रीट। तो जिस वक्त आप एप्लीकेशन लगाएंगे सेबी के पास उसी वक्त आप क्या बता देंगे कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, प्रपोज एक्टिविटीज़ के बारे में उसके अंदर आप बताएंगे। द रीट, जो रीट खुद है और जो उसकी पार्टीज हैं रीट की, आर फिट एंड प्रॉपर पर्सन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशंस। तो जितने भी लोग हैं पार्टीज जो रीट है वो अपने आप में फिट पर्सन होनी चाहिए, जो शेड्यूल 2 के अंदर क्राइटेरिया बता रखे हैं वो फुलफिल होने चाहिए। Whether any previous application for grant of certificate by REIT or other parties of REIT or their director member of governing body has been rejected by SEBI, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। Whether any disciplinary action has been taken by SEBI or any other regulatory authority against REIT or parties to the REIT or their directors, members of governing board under the act or other regulation or circular guidelines made thereunder, तो इनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स की बात करता है, तो सीधी सी बात है एक रीट जो है अपना इनिशियल ऑफर जो है यूनिट्स का पब्लिक इशू के थ्रू ही लाएगा सिर्फ, और किसी तरीके से नहीं लेके आ सकता। तो इनिशियल ऑफर के लिए कंपलसरी है कि इनिशियल ऑफर कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इशू के थ्रू ही आएगा, पब्लिक इशू के थ्रू ही आएगा। देन कोई भी इनिशियल ऑफर जो है वो नहीं किया जाएगा जब तक कि जो रीट है वो रजिस्टर्ड ना हो सेबी के पास, वैल्यू जो है रीट के एसेट्स की वो कम से कम 500 करोड़ ना हो, जो हमने देखा था पिछली बारी। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट जो होनी चाहिए अदर देन स्पॉन्सर्स या एसोसिएट्स के अलावा, तो वो 200 एटलीस्ट आपको पब्लिक को देनी है। इसके अलावा मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन जो है जो इन्वेस्टर करेंगे किसके अलावा, अदर देन स्पॉन्सर, रिलेटेड पार्टी या एसोसिएट के अलावा, वो 25% से टोटल यूनिट कैपिटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ऑफर साइज एटलीस्ट 250 करोड़ का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी।
देन जो ऑनरशिप है एसेट साइज की वो 500 करोड़ की कम की नहीं होनी चाहिए, तो वो आपको कंप्लाई करनी है। उसी के बारे में बता रहा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनरशिप ऑफ असेट एंड साइज ऑफ रीट टू बी नॉट लेस देन 500 करोड़ में बी कंप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर अलॉटमेंट। तो आप कभी भी कर सकते हैं अलॉटमेंट से पहले, इन अकॉर्डेंस विद ऑफर डॉक्यूमेंट, प्लेसमेंट मेमोरेंडम, सब्जेक्ट टू बाइंडिंग एग्रीमेंट विद द रेलिवेंट पार्टीज दैट सच रिक्वायरमेंट शैल बी फुलफिल्ड प्रायर टू सच अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स। तो ये एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जितनी भी पार्टीज हैं इसके अंदर, ये जैसे जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, कि हम ये जो रिक्वायरमेंट है 500 करोड़ वाली इसको फुलफिल कर लेंगे। और इसके रिगार्डिंग एक डिक्लेरेशन देते हैं सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, कि हमने ये सारे जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैं वो ऑफर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग वो कर लिए। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से एडिक्वेट डिस्क्लोजर होते हैं। देन जो रीट है जो फंड रेज करेगी, फॉर अ रीट रेजिंग फंड थ्रू इनिशियल ऑफर, यूनिट प्रपोज टू बी ऑफर टू पब्लिक थ्रू सच इनिशियल ऑफर शैल नॉट बी लेस देन। तो आप कितनी यूनिट्स एटलीस्ट पब्लिक को दोगे अगर आप इनिशियल ऑफर कर रहे हो, तो वो बता रखा है। अगर आपका जो ऑफर है वो कम से कम मतलब 1600 करोड़ तक का, यानी 1600 करोड़ से कम का है, 250 करोड़ से कम का तो हो ही नहीं सकता, 1600 करोड़ तक का है, तो आपको एटलीस्ट 25% टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का किसको देना है, पब्लिक को देना है। और अगर आपका 400 करोड़ से 1600 करोड़ के बीच का इशू है, इनिशियल ऑफर है, सॉरी 1600 करोड़ से 4000 करोड़ के बीच का है, वो तो हो ही गया ना पहले, 1600 से 4000 करोड़ के बीच का है, तो आपको एटलीस्ट 400 करोड़ देना है पब्लिक के अंदर पोस्ट इशू कैपिटल का। और अगर 4000 करोड़ से ऊपर का है तो आपको 10% देना है टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का। तो ये 3 क्राइटेरिया दे रखे हैं कि किस सिचुएशन में कितनी यूनिट्स आपने पब्लिक को देनी ही देनी है। फिर इसके बाद अगर आप कोई सब्सिक्वेंट इशू करते थे, एक तो आपका इनिशियल ऑफर हो गया, इसके बाद कोई सब्सिक्वेंट इशू करते हैं, जैसे फॉलो ऑन ऑफर करते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं, QIP करते हैं, राइट इशू करते हैं, बोनस इशू करते हैं, ऑफर फॉर सेल करते हैं, कोई और मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, एंड इन द मैटर एज अ मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो ये सब चीज़ें फिर आपको अलाउड रहेंगे कि इसके बाद आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले आपको एक इनिशियल ऑफर लेके आना ज़रूरी है। रीट थ्रू द मर्चेंट बैंकर शेल फाइल ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट along with prescribed fee with the designated stock exchange। तो जो भी फीस है उसके साथ ये जो मर्चेंट बैंकर के थ्रू जो रीट है वो अपना ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करेगा किसके पास, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास, नॉट लेस देन 30 वर्किंग डेज बिफोर फाइलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। तो एटलीस्ट 30 दिन पहले ये काम हो जाएगा। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले आपको पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है। फिर जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है ये आपको सेबी के पास भी देना है और उसको आपको पब्लिक करना है, पब्लिक के कमेंट्स के लिए, जो कि तीनों की वेबसाइट के ऊपर होस्ट होगा, सेबी, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज और मर्चेंट बैंकर, ताकि जो पब्लिक है इसके ऊपर अपनी कमेंट्स कर रखे और कम से कम 21 दिन के लिए तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ें आपने ICDR के अंदर भी पढ़ी होंगी, उसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं। इसके साथ आपका एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट लगेगा जो कि लीड मर्चेंट बैंकर साइन करेगा, ये भी आपका ICDR में होता है। फिर सेबी अपने जो भी कमेंट्स होंगे वो लीड मर्चेंट बैंकर को बता देगा कि भाई पब्लिक के ये कमेंट आया, हमारी तरफ से ये है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए, और लीड मर्चेंट बैंकर को बोलेगा कि आप ये मॉडिफिकेशंस कीजिए अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर। देन जो लीड मर्चेंट है, लीड मर्चेंट बैंकर है, वो इंश्योर करेगा कि जितने भी कमेंट्स रिसीव हुए हैं सेबी के थ्रू रिगार्डिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट वो उसको उसके ऊपर सही से एक्शन ले लिया गया है, और उसके बाद ही जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को फाइल किया गया है। और अगर कोई ऑब्जर्वेशन इशू नहीं होती सेबी के थ्रू ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के ऊपर 21 दिन के अंदर अंदर, तो रीड जो है वो फाइल कर सकता है ऑफर डॉक्यूमेंट या फॉलो ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास और एक्सचेंज के पास, क्योंकि अब इसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आई है। फिर जो ऑफर डॉक्यूमेंट है शेल बी फाइल्ड विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी नॉट लेस देन 5 वर्किंग डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ द ऑफर। तो आपको कम से कम 5 दिन पहले ये फाइल करना होता है डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के पास। द इनिशियल ऑफर और फॉलो ऑफर और राइट इशू शेल बी मेड बाय द रीड विद अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब भी सेबी ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है आपको उसके विद इन 1 ईयर ही अपना ये ऑफर ले आना है, चाहे आप जो भी लेके आ रहे हो, इनिशियल ऑफर, फॉलो ऑन ऑफर, राइट इशू, जो भी लेके आ रहे हो आपको विद इन 1 ईयर ले आना है। द रीट में इनवाइट सब्सक्रिप्शन एंड अलॉट एनी यूनिट टू एनी पर्सन। तो अब ये किसी को भी ये यूनिट्स इशू हो सकती हैं, कोई फॉरनर भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन आप जब अपने एप्लीकेशन लोगे सब्सक्रिप्शन के लिए तो उसके साथ एक एब्रीज वर्जन भी होना चाहिए आपके ऑफर डॉक्यूमेंट का, जैसे उसमें होता है ना प्रोस्पेक्टस के साथ होता है जब IPO इशू होता है या FPO आता है, ये ऐसे यहाँ पे एब्रीज वर्जन होना चाहिए। तो चाहे आपका इनिशियल ऑफर हो या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो होता है, जो हमने पहले भी देखा है, वो सिर्फ 10,000 और 5,000 के बीच में ही हो सकता है। एक यूनिट मतलब 10,000 या 15,000 के बीच की ही होगी। और इसका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है कितने टाइम के लिए खुला रहता है, 30 दिन के लिए।
तो ये लंबा टाइम है, 30 दिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन REIT shall allot units और refund application money as a case में within 12 working days from the date of closing of issue। तो जब भी वो यूनिट्स क्लोज हुई हैं उसके विदिन 12 डेज वो यूनिट्स देनी होती है या पैसा लौटाना होता है वापस जो आया है। यूनिट जो है वो सिर्फ डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर होती हैं और इसका जो प्राइस है वो किस तरीके से डिटरमाइन होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही होता है या किसी और प्रोसेस से भी कर सकते हो अगर सेबी ने कुछ स्पेसिफाई कर रखा है जिसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस ये रखी है। रीट को इन 3 सिचुएशन में पैसा वापस करना पड़ जाता है। कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर, अगर जो जितना भी आपने पैसा मांगा है उसका 90% नहीं आ पाया, जैसे आपका उसके अंदर होता है आईपीओ या एफपीओ में, तो आपको पैसा वापस करना है। आपने पैसा मांगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हुई और जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई वो एक अमाउंट से एक्सीड कर गई, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 25% ज़्यादा हो जाएगी तो आपको फिर वो पैसा वापस करना पड़ेगा। और अगर आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो एटलीस्ट 200 लोगों ने नहीं ली, लेस देन 200 पीपल ने लिया, तो इन तीनों सिचुएशन में आपको पैसा क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ जाता है, रिफंड करना पड़ जाता है। और अगर अब मान लो कोई वो फेल कर जाता है मैनेजर अलॉट करने में यूनिट्स को या लिस्ट करने को यूनिट्स के अंदर या पैसा लौटाने में, तो फिर जो उसके ऊपर जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पर एनम के हिसाब से, जब तक कि वो यूनिट इशू नहीं होती या पैसा वापस नहीं होता या अलॉटमेंट नहीं होती, जो भी चीज़ें हैं। अब यूनिट्स में बी ऑफर्ड फॉर सेल टू पब्लिक, तो आप ये सेल हो सकती है पब्लिक के अंदर, इसको ऑफर कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं, अगर ये जो यूनिट्स हैं हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स फॉर अ पीरियड एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर किसी यूनिट होल्डर ने पहले से उसको होल्ड कर रखा है 1 साल से पहले से ही, जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है, तो ये भी आप इनिशियल ऑफर या इसके अंदर आप बेच सकते हो पब्लिक को। जो भी सर्कुलर्स या गाइडलाइंस रहेंगे सेबी के वो हमको ध्यान रखने होंगे। और जो अमाउंट है जनरल पर्पस के लिए जो खर्च होगा वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, जितने के लिए भी रीट इशू हुई थी। जैसे वहाँ 25% होता है आईपीओ की सिचुएशन के अंदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, यहाँ पे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट जो है और एडवर्टीजमेंट है उसके लिए बता दिया कि वो ट्रू, मटेरियल, करेक्ट, एडुकेट होनी चाहिए, उसके अंदर आप कुछ गलत नहीं बताएंगे। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट के बारे में बता रहा है, तो ये आपको 12 वर्किंग डेज के अंदर, जब भी आपने क्लोज किया है, आपको विदिन 12 वर्किंग डेज के अंदर, जब भी आपको ऑफर क्लोज हुआ है उसके विदिन 12 वर्किंग डेज के अंदर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जिसकी नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स है, उसके ऊपर आपको लिस्ट कराना ज़रूरी है। ठीक है। और फिर आपके बीच में लिस्टिंग एग्रीमेंट होगा रीट और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, उसको आपको फॉलो करना है। और अगर आपको लिस्टिंग की परमिशन नहीं मिलती तो फिर आपको पैसा वापस करना है, और जितना लेट आप करेंगे फिर आपको 15% पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन ये जो यूनिट्स है रीट की जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अब लिस्ट हो गई है, वो ट्रेड हो सकती है, क्लियर्ड हो सकती है, सेटल्ड हो सकती है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के बाय लॉज हैं उसके हिसाब से या सेबी की जो कंडीशंस है उसके हिसाब से। रीट की कम से कम 1 यूनिट होनी चाहिए। आप ऐसे आधा पौना करके नहीं बेच सकते, जो म्यूचुअल फंड होता है वो बिकता है ऐसे, ये नहीं बिकेगा ऐसे। और इसको आप रिडीम कैसे करोगे, सिर्फ और सिर्फ बायबैक के थ्रू और एट द टाइम ऑफ डी लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स। तो इन्हीं 2 तरीके से ये खत्म होता है, रिडीम होता है। REIT shall remain listed on designated stock exchange unless delisted under REIT regulation। तो जब तक इसको आप डीलिस्ट नहीं करोगे REIT रेगुलेशन के हिसाब से, जो हमने अगले टॉपिक पढ़ना है इसके बाद, तब तक ये लिस्ट रहेगा। द मिनिमम पब्लिक होल्डिंग ऑफ यूनिट of the listed REIT shall be in accordance with 0.4 as discussed under issue and allotment of unit of this lesson। जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कि कितनी एटलीस्ट होनी चाहिए, वो तो हम देख ही चुके हैं कितनी होनी चाहिए, वो तो हमें पता ही है। SEBI and the designated stock exchange may specify any other requirement pertaining to listing। तो कुछ भी और बता सकते हैं, SEBI बता सकता है, और जिस स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्ट हो रहे हो वो भी बता सकता है। अब डी लिस्टिंग कैसे होगी, मैनेजर जो है वो अप्लाई करेगा, उसको करना पड़ेगा डी लिस्टिंग के लिए, जहाँ पे भी मतलब वो रजिस्टर है उस हिसाब से रीट और यूनिट्स ऑफ रीट टू SEBI एंड डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज 2 जगह पे अप्लाई होगा। अगर पब्लिक होल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाती है प्रेस्क्राइब लिमिट से, वही 200 वाली यूनिट से, और अगर कोई प्रोजेक्ट अब नहीं रह जाता या असेट्स जो है बस 6 महीने के रह जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी SEBI या डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज उस डी लिस्टिंग के लिए बोलता है कि भाई आपने लिस्टिंग एग्रीमेंट का वायोलेशन किया है, या कोई ये जो रीट के रेगुलेशंस हैं या जो एक्ट है उसका वायोलेशन किया है, इसलिए आपकी डी लिस्टिंग होना ज़रूरी है। स्पॉन्सर या ट्रस्टी जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं डी लिस्टिंग के लिए, कब, यूनिट होल्डर्स के अप्रूवल के थ्रू। यूनिट होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं डी लिस्टिंग के लिए इन लॉस के हिसाब से। SEBI है जो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज है, इस लिस्टिंग के लिए बोल सकते हैं ऑन वायलेशन ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, दीज रेगुलेशन और एक्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स। इन 3 सिचुएशन के अंदर भी बोल सकता है कि इसको डीलिस्ट किया जाए।
देन सेबी और जो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज होंगे वो इस एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे अप्रूवल या रिजेक्शन के लिए कि भाई इसको रीलिस्ट करना है या नहीं करना है, कि भाई डीलिस्ट करना यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं है, उस हिसाब से उसको अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। SEBI, instead of requiring delisting of unit, if deemed fit, may provide additional time for the REIT or parties to the REIT to comply with the REIT regulations। बोलेंगे नहीं आप मत करो डीलिस्ट, आपसे कोई कंप्लायंस रह गई थी, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप उसको कंप्लाई कर लो। जैसे आपकी जो यूनिट्स है वो गिर गई 200 से नीचे, आप उसको पूरा कर लो नंबर ऑफ पब्लिक के अंदर जो यूनिट्स होल्ड हो रही हैं, तो ऐसे टाइम दे सकता है कि इसको डीलिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। SEBI एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है और कोई और एक्शन लेने के लिए बोल सकता है जो भी उसको ठीक लगता है। द प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग ऑफ यूनिट इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ एग्जिट ऑप्शन टू द यूनिट होल्डर शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट। तो जो भी प्रोसेस फॉलो होगा वो लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से ही होगा। फिर SEBI क्या करेगा, रीट को वाइंड अप करने के लिए, मतलब जब वाइंड अप करता है तो उसके एसेट्स को बेच दिया जाएगा उसकी यूनिट्स को रिडीम करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ डीलिस्टिंग ऑफ यूनिट, एंड SEBI में थ्रू सर्कुलर्स एंड गाइडलाइंस स्पेसिफाई द मैनर ऑफ सच वाइंडिंग अप ऑफ और सेल। तो ये सारी बातें बता देगा फिर SEBI। और जब उसकी यूनिट्स पे डीलिस्ट हो जाएंगी, रीट जो है वो सरेंडर हो जाएगी, अपना सर्टिफिकेट जो है सरेंडर कर देगी SEBI के पास, और अब इस एक्टिविटी के अंदर नहीं रहेगी। अब ये कुछ इन्वेस्टमेंट कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी होती है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ कैसे होगी, होल्ड को और SPVs या डायरेक्टली होगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर वैकेंट लैंड या एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर कुछ कंडीशन बता रखी हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, कि नो अदर शेयर होल्डर और पार्टनर ऑफ SPV शैल एक्सरसाइज एनी राइट they prevent the REIT from complying with the provisions of the REIT regulation and an agreement has been entered into such shareholder or partner to that effect prior to the investment in SPV। तो ये एक बार रीड करने वाली चीज़ें, इसके अंदर कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। वही बात है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा है कि थ्रू होल्ड को करेगा सब्जेक्ट टू ये कंडीशंस कि आप उसके अंदर कम से कम 26% होल्डिंग रखोगे। फिर आपके 80% एसेट जो है एटलीस्ट कंप्लीटेड या रेंट इनकम जनरेटिंग उसके अंदर होने चाहिए। 20% से ज़्यादा वो जो प्रोजेक्ट बताए थे उनके अंदर नहीं होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसने बता रखी हैं। फिर उसके बाद आते हैं राइट्स एंड मीटिंग्स ऑफ यूनिट होल्डर्स की। राइट्स क्या होते हैं और मीटिंग्स कैसे होती है यूनिट होल्डर की। तो इनके पास सारे राइट्स होते हैं यूनिट होल्डर्स के पास, किस चीज़ के रिगार्डिंग, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। जो भी पैसा बटेगा उसको रिसीव करना और डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग सारे इनके पास राइट होते हैं। अगर यूनिट होल्डर्स की कहीं पर अप्रूवल चाहिए तो अप्रूवल इनकी ली जाएगी, यानी कि आपको कोई रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, उसके अंदर वोट अगर हो रहे हैं रेजोल्यूशन के लिए, तो वो रेजोल्यूशन कब पास माना जाएगा, जब वोट जो है वो एक सर्टेन लिमिट को एक्सीड कर देंगे और वो ज़्यादा फेवर में होंगे इन कंपेरिजन टू अगेंस्ट के। तो ये जो वोटिंग है पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक मोड दोनों से हो सकती है। कम से कम 21 दिन का राइटिंग के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू यूनिट होल्डर्स को नोटिस होना चाहिए वोटिंग से पहले। voting by any person who is a related party in such transaction as well as associate of such person shall not be considered to the specific issue, कि भाई जो भी उसके अंदर एक तरीके से रिलेटेड हो गया उससे, वो इसके अंदर वोट नहीं कर पाएगा। और मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे हो रही हैं। एक एनुअल मीटिंग होगी यूनिट होल्डर्स की जो कि हर एक साल होगी विद इन 120 डेज, जब भी साल एंड होगा, और 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। फिर एनुअल मीटिंग के अंदर क्या होगा, यूनिट होल्डर्स को कुछ डिस्क्लोज किया जाएगा जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग अप्रूवल लेनी होती है, जैसे कि लेटेस्ट एनुअल अकाउंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ रीट, अप्रूवल ऑफ ऑडिटर एंड फीस ऑफ सच ऑडिटर, लेटेस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर, और कोई भी जो भी स्पेशल चीज़ है वो सारी यहाँ पे रखी जाएंगी। और बाकी कोई भी चीज़ जो होगी वो अप्रूव कैसे होगी वो हमने पहले देख ही लिया है कि वोट कास्ट इन फेवर जो होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए अगेंस्ट के। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दोबारा से रिपीट की गई हैं। इन केस एनी अप्रूवल फ्रॉम यूनिट होल्डर रिक्वायर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कंडीशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड वैल्यूएशन असेट अंडर रीट रेगुलेशंस। तो ये एक बार आप रीड कर सकते हो। मेन जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझ आ गई है। डिस्क्लोजर्स आपको कौन कौन से करने हैं, शेड्यूल 2 के हिसाब से आपको डिस्क्लोजर्स करने हैं जितने भी आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट देनी है सभी यूनिट होल्डर्स को, ये आपकी 3 मंथ के अंदर आनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर के एंड होने में। एक हाफ ईयरली रिपोर्ट देनी चाहिए 45 डेज़ के अंदर आनी चाहिए हाफ ईयर एंड होने के अंदर, यानी कि 30 सितंबर से 45 डेज़ के अंदर ये आनी चाहिए। देन आपको जो एनुअल और आपकी हाफ ईयरली रिपोर्ट है इसके अंदर जो डिस्क्लोजर है वो शेड्यूल 4 ऑफ रीट के हिसाब से होने चाहिए। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो भी मटेरियल होती है वो सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए जो कि ऑपरेशन या परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करेगी, या फिर जैसे कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी, ये सारी बतानी चाहिए। तो मैनेजर ये किसको बताता है,
डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को बताता है। ठीक है, जैसे कुछ कुछ बता रहा है, एग्जांपल दे रहा है कि आप एक्विजिशन या डिस्पोजल कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी का जो कि 5% ऑफ वैल्यू ऑफ रीट एसेट से एक्सीड कर रहा है, आप बोरोइंग ले रहे हो वो 5% को एक्सीड कर रहा है एसेट्स को रीट की, एडिशनल यूनिट्स इशू कर रहे हो, क्रेडिट रेटिंग अगर आप कोई चेंज हो रही है आपकी, आप कोई इशू कर रहे हो जिसके अंदर आपको अप्रूवल की ज़रूरत है यूनिट होल्डर्स की, कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, तो इन जगहों पे आपको ये डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। देन एक आपके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो है 2018 के अंदर ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते कौन है, जैसे जो कुछ हमें पर्टिकुलर पर्सन बता दिए कि इन 7 लोगों को हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बोलेंगे। कौन कौन, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो कि आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है एज अ एनबीएफसी, तो अब एक तरीके की आपकी एनबीएफसी हो गई लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज हो गए जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गए, इंश्योरेंस कंपनी होगी जो एडा के पास रजिस्टर्ड है, म्यूचुअल फंड हो गए जो कि क्या करते हैं या तो ज्वाइंटली या सीवरली कम से कम 5% टोटल ऑफर साइज का इन्वेस्ट करते हैं इन वीट के अंदर, या जो भी अमाउंट सेबी कुछ प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है, तो उसको हम फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स बोल देते हैं। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए होता है कि उनको होल्डिंग रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मिनिमम 5% और मैक्सिमम 25%। और इस सिचुएशन के अंदर जब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर पब्लिक की मिनिमम 25% होनी चाहिए और जो होल्डिंग जो स्पॉन्सर है उनकी 5% से 70% होनी चाहिए। इशू प्राइस कितना होना चाहिए, पब्लिक इशू में जो आप दे रहे हो उससे कम पे आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को नहीं दोगे और इनका भी लॉक इन पीरियड 180 डेज का होता है। ठीक है, और एक और टॉपिक आता है जिसके अंदर आपने समझना है कि जो रेगुलेशंस हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए सेबी रिलैक्स कर सकता है इन लोगों के लिए, मतलब किसी भी लोगों के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट के लिए, ताकि वो चीज़ें ईजिली हो सके। तो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का, ये आपसे पूछ सकते होते हैं। ये है क्या, सिंपल चीज़ है। हम क्या करते हैं, कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं, इसकी लाइव टेस्टिंग करते हैं। जहाँ पे जैसे कोई नए प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस या बिजनेस मॉडल लेके आते हैं, वो सीधा हम डिप्लॉय कर देते हैं एक लिमिटेड सेट ऑफ एलिजिबल कस्टमर्स के ऊपर कि इनके ऊपर हमें इसको अप्लाई करना है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि हम एक इनोवेशन करना चाहते हैं सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, और उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी हमें सेबी ने बता रखी है। इसको हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बोल देते हैं। तो ये आपका रीट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको रीट समझ आया हो कि रीट है क्या, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या, और इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है हमारे पास। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।